नाज़रीन आदाब, हमारी खुसूसी पेशकश इलेक्शन एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं उल्फत आरा। नाज़रीन, लोकसभा इंतखाबात करीब हैं। 11 अप्रैल से 19 मई तक 7 मरहलों में वोटिंग होगी। कांग्रेस और आप इत्तेहाद पर जल्द ही तस्वीर साफ हो सकती है। वहीं राहुल गांधी की मौजूदगी में अदाकारा उर्मिला मातोंडकर कांग्रेस में शामिल हुई। उधर भिवंडी लोकसभा के 2 गांवों ने वोटिंग बाइकॉट का ऐलान किया है, तो आगरा से कांग्रेस उम्मीदवार का रोते हुए वीडियो वायरल हुआ है। इलेक्शन एक्सप्रेस में हम रोज बरोज होने वाली इलेक्शन की सरगर्मियों से आपको करते हैं बाखबर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इलेक्शन एक्सप्रेस। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के इत्तेहाद पर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। गुज़िश्ता रोज भी इस मसले का हल नहीं निकाला जा सका। गुज़िश्ता रोज राहुल गांधी के राजस्थान दौरे की वजह से दोनों पार्टियों के इत्तेहाद पर मोहर नहीं लग सकी थी। बताया जाता है कि कांग्रेस ने आप के सामने 4-3 का फॉर्मूला रखा है, जबकि आप 5-2 का फॉर्मूला चाहती है। देखिए, राहुल गांधी इज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, तो अल्टीमेट डिसीजन वो लेंगे और जैसा वो लेंगे वो सब लोगों को पता चल जाएगा। साबिक रुकन पार्लियामेंट और जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने पीएम मोदी पर इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया। मौलाना मदनी ने कहा कि वजीर आजम को मुल्क से खिताब नहीं करना चाहिए था, जबकि पीएम मोदी इंतखाब लड़ रहे हैं। वो एक उम्मीदवार हैं, इसलिए उनका खिताब मेरी नजर में गलत था। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूं कि जब इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो जाए तो या तो वो ये कहते कि हम उम्मीदवार नहीं हैं प्राइम मिनिस्टर, लेकिन जब वो उम्मीदवार हैं तो उन्हें मुल्क को खिताब करने का से बचना चाहिए था। बिल्कुल, ये कोड ऑफ कंडक्ट के मुझे ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं किया है। उधर श्रीनगर में राम माधव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन से जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात जल्द करने का मुतालबा किया। उन्होंने लोगों से पार्लिमानी इंतखाब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की। राम माधव ने इलाकाई पार्टियों को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कांग्रेस एनसी इत्तेहाद पर भी निशाना साधा। देश विरोधी, आतंकवादी और सेपरेटिस्ट फोर्सेस घाटी में है, इनके ऊपर जो अंकुश लगाने का प्रयास पिछले कुछ महीनों से हुआ, ये आगे जारी रहेगा। पर हमारा प्रयास पूरा रहेगा। यहाँ का जो शांतिपूर्ण जनता है, जो आम कश्मीरी है, उनके जीवन में खुशहाली लाए, उनका लोकतांत्रिक अधिकार बचे, यह डेवलपमेंट अच्छा हो, उसके लिए हम चाहते हैं कि यहाँ की चुनावी प्रक्रिया अच्छा चले। और हम यहाँ के कश्मीर की जनता को अपील करते हैं कि पार्लियामेंट चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, अच्छी संख्या में आप आके अपना वोट का अधिकार का इस्तेमाल करें। जिस प्रकार पंचायत में, लोकल बॉडीज में कुछ क्षेत्र छोड़कर बाकी जगह लोग उत्साह से आगे आए हैं, उससे ज्यादा संख्या में आगे आए कि आज जो पार्लियामेंट चुनाव में कैंडिडेट खड़ा करके आगे आए हैं ये 2 रीजनल पार्टीज, जब यहां म्युनिसिपल इलेक्शंस हो रहे थे तब तो लोगों को कह रहे थे कि इलेक्शन बॉयकॉट करो। बॉयकॉट का काल का कारण था कि 35A को खतरा है। बॉयकॉट काल का कारण था कि 370 को खतरा है। खतरा किससे है? मोदी सरकार से है। दिल्ली में मोदी सरकार है, फिर आने वाला है। और 370 हो, 35A हो, इस पर हमारा स्टैंड में कोई अंतर नहीं है। फिर कैसे अब चुनाव अच्छा लगा आपको, पार्लियामेंट चुनाव? भाई, कारण इतना ही है, ये तो इस राज्य के विशेषकर घाटी के जनता को लोकतांत्रिक अधिकार बिल्कुल नहीं चाहते हैं। इस जनता के सामान्य लीडर को आगे बढ़ना बिल्कुल नहीं चाहते ये लोग। पर जब अपने राजनीतिक भविष्य का प्रश्न आता है, फारूक साहब को भी चुनाव लड़ना है, तो पार्लियामेंट चुनाव अच्छा है। हमने इलेक्शन कमीशन से मांग की है कि बहुत जल्दी असेंबली का चुनाव भी संपन्न किया जाए। हमारी पूरी प्रतिबद्धता है कि जम्मू कश्मीर के जनता को अपने लोकतांत्रिक अधिकार पूर्णतया मिलना चाहिए। बीजेपी ने आखिरकार मुरली मनोहर जोशी का टिकट काट ही दिया, जिससे जोशी नाराज हैं। अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट।
जिसका अंदाजा तमाम लोगों को था, आखिरकार वही हुआ। पहले आडवाणी और अब डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। बीजेपी ने कानपुर के मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट और मोस्ट सीनियर लीडर डॉक्टर जोशी का टिकट काट दिया है। बाकायदा उन्हें इस बात की हिदायत भी दे दी गई कि वो इस बार आम इंतखाब न लड़े। जोशी का टिकट क्यों कटा, ये जानने से पहले इस बात को जान लीजिए कि आखिर बीजेपी में उनकी शख्सियत क्या है। मुरली मनोहर जोशी बीजेपी की बुनियाद रखने वाले लीडरों में से एक हैं। डॉक्टर जोशी 1977 में पहली बार अल्मोड़ा से मेंबर पार्लियामेंट मुंतखब हुए। उसके बाद कई बार इंतखाबात जीता। 1996 में अटल बिहारी की सरकार में वजीर दाखिला रहे। 1991 से 1993 तक बीजेपी के सदर रहे। दरअसल बीजेपी बुजुर्ग लीडरों को आहिस्ता आहिस्ता रिटायर कर रही है और इसी कड़ी में पहले लाल कृष्ण आडवाणी और अब मुरली मनोहर जोशी को रिटायर कर दिया गया है। पार्टी आलाकमान से मिले रेड सिग्नल को जोशी ने जबरन VRS देने जैसा करार दिया। इंतखाब नहीं लड़ने को लेकर उन्होंने कानपुर की आवाम के नाम एक खुला खत लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उन्हें चुनाव नहीं लड़ने की हिदायत दी है। जोशी के खत से जाहिर है कि वो आला कमान के फैसले से खुश नहीं हैं, लेकिन फैसला पार्टी का है तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। जोशी के टिकट कटने को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि जोशी जी को मोदी सरकार की सच्चाई उजागर करने की कड़ी सजा मिली है। जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री को और बाकी जो भारतीय जनता पार्टी का श्रेष्ठ नेतृत्व है, उनको ये सच पसंद नहीं आया होगा और इसीलिए श्री मुरली मनोहर जोशी को घर भेजा गया। कांग्रेस ही नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी भी पार्टी के फैसले से इत्तेफाक नहीं रखते। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी के तमाम पुराने सुदूर को बैठकर इस पर बात करनी चाहिए। आज इन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो जो चारों अध्यक्षों को एक जगह में मिलकर तय करना चाहिए। जाहिर है इस नए दौर में मुरली मनोहर जोशी की नाराजगी से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन कानपुर की आवाम इस फैसले से नाखुश हुई तो बीजेपी को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अदाकारा उर्मिला मातोंडकर आज कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। दिल्ली में कांग्रेस सदर राहुल गांधी की मौजूदगी में उर्मिला ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। माना जा रहा है कि कांग्रेस उर्मिला को शुमाली मुंबई से उम्मीदवार बना सकती है। जात पात, मजहब और सियासत के नाम पर क्या मुस्लिम वोट बैंक एक बार फिर तकसीम हो जाएगा या फिर ये वोट बैंक किसी सियासी इनकलाब का पेशखेमा बनेगा? जो सियासी तदबीरें की जा रही हैं और जिस अंदाज के बयानात सामने आ रहे हैं, इससे तो यही लगता है कि अक़लियती तबके के पास इस बार भी कोई इश्तिराकी या इत्तेहादी सियासी नजरिया नहीं है। पेश है लखनऊ से तारिक कमर की यह खास रिपोर्ट। होता तो यही रहा है कि कभी जात बरादरी तो कभी सियासी जमातों और लीडरों पर मबनी जाती पसंद से मुस्लिम वोट खानों में बंटता रहा है और ये तकसीम इस अंदाज से होती रही है कि मुसलमानों ने वोट तो सबको दिया लेकिन एतराफ किसी जमात ने नहीं किया। आज भी एक बड़ा तबका बरसरे इख्तिदार जमात से बरहमो नाराज नजर आता है। नाराज लोग गम गुस्से में ये तो इजहार कर देते हैं कि वो किसी के खिलाफ वोट करेंगे, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं मालूम कि हिमायत किसकी करनी चाहिए। जब से भाजपा हुकूमत आई है, हर तरीके से मुसलमान को परेशान और हैरान किया जा रहा है, मुसलमान को सताया जा रहा है और तमाम मामलात में उन्हें सरनगू किया जा रहा है, जिससे देख के अंदाज़ा लगता है गोया एक तरीके से और मुस्तकिल तरीके से भाजपा खुली हुई मुसलमानों की दुश्मन है। आए दिन लोगों को ज़रा सी बातों पर कत्ल कर दिया जाता है, मजहबी नफ़रत की बुनियाद पर, कभी कोई गाय के मौजू पर, कभी किसी और मौजू पर जो है दूसरी कौमें, दूसरे लोगों को जो है बड़े दर्दनाक अंदाज में उनको ज़दोकोब भी करते हैं और उनकी बड़ी बेहुरमती करते हैं, उनको कत्ल तक कर देते हैं। ये नहायत ही अफसोसनाक बात है। और जैसे कि आपने फरमाया कि पिछले गुज़िश्ता कुछ सालों से जब से ये हुकूमत आई है, ये मुनाफरत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये भाजपा बीजेपी के ज़माने में ज़्यादा देखने में आ रहा है। नफरत बढ़ी है क्योंकि बढ़ाई गई है।
हुकूमत ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। अक़लियती तबका ये भी कहता है कि जुल्म तो सभी ने किया, लेकिन मौजूदा इख्तिदार में तो इंतहा ही हो गई। लेकिन आज भी सेकुलरिज्म के नाम पर वोट की तकसीम साफ नजर आती है। हम लोग पार्टी का नाम नहीं लेते हैं, हम ये कहते हैं जो सेकुलर हो उसको वोट दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट निकल करके दें। एक एक वोट कम से कम कारामद होना चाहिए। ये ना हो कि बैठे हुए साहब अरे मेरे एक वोट से क्या होता है, मेरे एक वोट से क्या होता है। सबको निकल के वोट देना है। सवाल ये है कि सेकुलर कौन है? शायद सब, और यकीनी तौर पर कोई भी नहीं। बेजरर कोई नहीं, लिहाजा कम जरर को सेकुलर मान लिया जाता है। सवाल ये है कि बीजेपी को दुश्मन कहने और समझने वाले लोग क्या कांग्रेस के दोस्त समझे जाते हैं? समाजवादी के साथ जाना चाहते हैं या फिर दलितों के साथ मिलकर किसी बड़े इनकलाब का ख्वाब देख रहे हैं? न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। बिहार में लोकसभा का इंतखाब बुनियादी तौर पर अजीम इत्तेहाद और एनडीए के दरमियान लड़ा जाएगा। 40 पार्लिमानी हलकों में करीब 10 ऐसे हलके हैं जहां मुसलमानों की बड़ी आबादी है और उम्मीदवारों की हार जीत का फैसला मुस्लिम वोटों की बदौलत होता है। लेकिन मुसलमानों की नुमाइंदगी सियासी पार्टियों के तरजीहात में शामिल नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में मुसलमानों की आबादी 17% है और सभी पार्टियों की नजर मुस्लिम वोटों पर रहती है, लेकिन नुमाइंदगी देना सियासी पार्टियों को गवारा तक नहीं। अजीम इत्तेहाद में अभी भी सीटों का मामला साफ नहीं हो सका है, जबकि एनडीए अपने उम्मीदवार मैदान में उतार चुकी है। एनडीए ने मुस्लिम नुमाइंदगी को पूरी तरह से नजरअंदाज किया है। जेडीयू ने सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार को किशनगंज में उतारा। वहीं एलजेपी खगड़िया में महबूब अली कैसर को दोबारा मौका दे चुकी है। बीजेपी ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। जेडीयू के कौमी जनरल सेक्रेटरी मौलाना गुलाम रसूल बलियाबी ने पार्टी के फैसले पर अफसोस का इजहार किया। सत्ता में मुस्लिम हिस्सेदारी आईसीयू में है और ये बात मैं डंके की चोट पर कहते रहूंगा। बहुत दुखद हादसा कहें इसको। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एनडीए हो कि यूपीए हो, सभी को आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी पर गौर किया गया। एक धारा ये सोच रहा है कि पता नहीं मुसलमान हमारे साथ रहेगा कि नहीं, और दूसरा धारा ये तय कर लिया है कि मुसलमानों के वोट की हमें ज़रूरत नहीं, हम सेकुलर हैं, तो मुसलमान जाएगा कहाँ? मुस्लिम तंजीमों ने लगातार मुस्लिम नुमाइंदगी के सवाल पर सियासी पार्टियों को पहल करने की अपील की, बावजूद इसके उनके मुतालबात पर गौर नहीं किया गया। खासतौर से जेडीयू की जानिब से सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिए जाने से वो नाराज है। डिमांड नहीं था कि आबादी के लिहाज से जहां जीतने वाले कैंडिडेट हों। पूरा सीमांचल ऐसा जिला है जहां कई ठो जीत सकते हैं। तो अफसोस हमारे वजीर आला नीतीश कुमार, जो अपने को भी सेकुलर कहते हैं और सेकुलर वोट भी चाहते हैं, और किसी हद तक हम लोग भी समझते हैं कि ठीक है, उनके साथ को भी लेके चला जा सकता है। लेकिन ये एक अफसोसनाक बात है कि उन्होंने बीजेपी के एजेंडे पर अमल किया है। एनडीए इत्तेहाद की बड़ी पार्टी बीजेपी को मुस्लिम नुमाइंदगी से मतलब नहीं है। बीजेपी तर्जुमान असफर शमसी के मुताबिक नुमाइंदगी कोई बड़ा मुद्दा नहीं, बल्कि उनकी पार्टी का बड़ा मुद्दा किसी तरह इंतखाब जीतना है। ऐसा है कि बिहार के अंदर 40 की 40 सीट एनडीए जीतेगी, और जब हम 40 सीट जीतने का दावा करते हैं और जब हमारा गठबंधन है, तो गठबंधनों के अंदर तो 5 सीट ऐसी भी है जो सिटिंग एमपी को नहीं मिला। इसीलिए किसी अक़लियत को टिकट मिला कि नहीं मिला ये विषय नहीं है। विषय है कि बिहार से हम 40 सीट जीतेंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में बिहार की एक अहम भूमिका हो। यहाँ ये सवाल काफी अहम हो जाता है कि एक तरफ तो नीतीश कुमार मुसलमानों के हमदर्द बनने का दावा करते नजर आते हैं, वहीं सियासी नुमाइंदगी की अगर बात की जाए तो इस मामले पर मुसलमानों की आबादी का कोई ख्याल तक नहीं रखा जाता।
मुस्लिम तंजीमों को उम्मीद है कि अजीम इत्तेहाद मुस्लिम नुमाइंदगी के सवाल पर संजीदा होगा, लेकिन उनका ये ख्वाब कभी पूरा भी हो पाएगा, ये कहना जरा मुश्किल है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। उधर आगरा में कांग्रेस उम्मीदवार का रोते हुए वीडियो वायरल हुआ है। आगरा लोकसभा सीट से प्रीता हरीत को उम्मीदवार बनाया गया है। दरअसल कांग्रेस का एक प्रोग्राम चल रहा था, अचानक कारकुनान ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे को देखकर प्रीता हरीत हैरान रह गईं और खिताब के दौरान रोने लगी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शुरुआती 4-5 साल नहीं है, ये आखिरी के 4-5 साल थे जिनको मैं छोड़ के आई हूँ। मैं भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी रैंक की नौकरी छोड़ के आपके बीच में आई हूँ। मांगने नहीं आई हूँ आपसे, मैं आपको सपोर्ट देने आई हूँ। मैं कांग्रेसी हूँ जन्मजात, मेरे पिताजी, मेरे दादा। राजस्थान में किसान कर्ज माफी स्कीम का फायदा कांग्रेस को आम इंतखाबात में मिलेगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन कांग्रेस का मानना है कि किसानों के बड़े तबके को इस स्कीम का फायदा पहुंचा है। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में भी इस किसान कर्ज माफी के बड़े वादे की वजह से रियासत की हुकूमत पर काबिज हुई कांग्रेस सरकार को लोकसभा चुनाव में भी इस स्कीम की बदौलत बेहतरीन कारकर्दगी की उम्मीद है। यही वजह है कि रियासती सरकार ने अपनी सबसे बड़ी और सबसे अहम स्कीम को बेहद तेज रफ्तारी से अमली जामा पहनाया। हालांकि इस बीच ज़ाब्ता अखलाक नाफिज होने की वजह से इस पर ब्रेक लग गया। कर्ज माफी के जरिए कवायद बड़े वोट बैंक को साधने की भी थी, लेकिन आचार संहिता के चलते अधूरी रही कवायद आशंकाओं को जन्म दे रही है। प्रयास पुरजोर हुए, लेकिन बावजूद इसके बड़ा तबका लाभ से वंचित रह गया। 24,40,000 किसानों पर कोऑपरेटिव बैंकों का कर्ज, किसानों पर करीब 9,000 करोड़ का कर्ज, 16,66,000 की कर्ज माफी हुई। अब तक 5,992 करोड़ की हुई कर्ज माफी। 20 लाख से ज्यादा किसानों की अर्जी आई। कमर्शियल बैंकों में कर्ज माफी शुरू नहीं हो पाई। रियासती सरकार ने हालांकि स्कीम को अमली जामा पहनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर दिन औसतन 1 लाख किसानों की कर्ज माफी प्रदेश में की गई। बावजूद इसके करीब 8 लाख किसानों को योजना का फायदा मिलना बाकी रह गया है। ज़ाब्ता अखलाक नाफिज होने की वजह से अब रियासत में कर्ज माफी नहीं की जा सकती और अब इन किसानों की कर्ज माफी लोकसभा चुनाव के बाद ही मुमकिन हो पाएगी। वहीं कमर्शियल बैंकों की कर्ज माफी स्कीम से भी बड़े पैमाने पर किसानों को फायदा अभी दिया जाना बाकी है। सरकारी दावों के मुताबिक करीब 75% किसानों को इसका फायदा पहुंचा है और इससे किसानों का भरोसा सरकार पर बढ़ा है। बहरहाल ज़ाब्ता अखलाक नाफिज होने की वजह से गहलोत सरकार की स्कीम पर फिलहाल रोक लग गई है। अब देखने वाली बात होगी कि लोकसभा इंतखाबात में इस स्कीम का कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचता है। अब देखना होगा कि यह अधूरी प्रक्रिया पूरे वोट बैंक को कितना साध पाती है। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी महाराष्ट्र के सन्नती शहर भिवंडी लोकसभा इंतखाबी हलके में 2 देहात ऐसे हैं जहां सड़क और पुल नाम की कोई चीज नहीं है, जिस पर इन गांव वालों ने इस पार्लिमानी इंतखाबात के बायकॉट का ऐलान किया है। इलेक्शन के करीब आते ही सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी मंशूर में बड़े बड़े वादे, डिजिटल और मेक इन इंडिया का ख्वाब दिखाया जाता है। गांव देहात को शहरों से जोड़ने के लिए मेट्रो, बुलेट और न जाने कैसे कैसे प्रोजेक्ट की बात की जाती है, लेकिन वहीं मुल्क की मेट्रोपॉलिटन सिटी मुंबई से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े खड़ोली गांव में आज भी न पुल है, न रास्ता और न ही सड़क। पिछले 25 सालों से हमारे गांव के रास्ते का बहुत प्रॉब्लम है। अभी तो इंडिया डिजिटल हुआ है, बट डिजिटल होके भी हमारा रास्ता दोनों तरफ से जाने के लिए रास्ता नहीं है। उधर बारिश में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बच्चों को रेलवे पटरी से ले जाना पड़ता है। रेलवे ट्रैक से तो 12 लोगों की जान गई है अब तक। और बारिश में तो इतना प्रॉब्लम होता है कि कोई बीमार होता है तो उसको क्वेश्चन पड़ता है कि हम लोग इसको लेके कहाँ से जाए। गांव के मज़ाफ़ात से गुजरने वाली भादसा नदी में
जब बरसात में तुगयानी आती है तो उस पर बना इंतहाई कदीम पुल भी पानी में डूब जाता है और नदियों व पुल का निशान तक नहीं दिखता है, जिसके सबब गांव का रास्ता बंद हो जाता है। इसी तरह गांव से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर मुंबई सेंट्रल रेलवे का खड़ोली स्टेशन है, जहां जाने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं है। गांव वाले इसी ऊबड़ खाबड़ पगडंडी से स्टेशन जाते हैं और यहाँ भी पटरिया क्रॉसिंग के लिए कोई ब्रिज नहीं है। जान हथेली पर रखकर उन्हें रेलवे क्रॉसिंग करनी पड़ती है। इलेक्शन आने से पहले सब लोग गांव में आते हैं प्रचार के लिए और सब लोगों को इकट्ठा करके खाली ये बोलते हैं कि आपका रास्ता इतने टाइम में हो जाएगा, लेकिन रास्ता होता नहीं। इस सबकी परेशानी हम झेलते झेलते 25 साल निकल गए, हमें कोई रास्ता और दिख ही नहीं रहा है। इसलिए हम लोग ने ये अभी निश्चय किया है कि हम लोग अभी वोटिंग करेंगे ही नहीं, चाहे कोई भी आए, हमें हमारा रास्ता बना के दो, हम लोग वोटिंग करेंगे या तो वोटिंग नहीं करेंगे। जब तक रास्ता नहीं होता है तब तक हम वोटिंग नहीं करेंगे। अफसोस की बात है कि बड़े बड़े दावे करने वाली सरकारों को इन लोगों की गरीबी और बेबसी समझ में नहीं आती। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भिवंडी से अनवारुल हक की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के डोडा जिला में भदरवा तहसील की हांगा पंचायत में सड़क नहीं तो वोट नहीं मुहिम को मकामी लोगों की खूब हिमायत मिल रही है। गांव की खवातीन ने ये मुहिम छेड़ी है। दरअसल 6 किलोमीटर तवील डोमेल हांगा सड़क इंतहाई खस्ताहाली का शिकार है। सड़क पर कई जगह गड्ढे पड़े हैं। यहाँ के लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। इंतखाबी मौसम आते ही मौजूदा रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह समेत दीगर सियासी पार्टियों के नुमाइंदे इस पार्लिमानी हलके का दौरा कर रहे हैं। ये वक्त ऐसा होता है जब सियासी पार्टियां बड़े बड़े वादे करके वोटरों को लुभाने की कोशिश करती हैं। हांगा पंचायत की खवातीन सिर्फ वादे नहीं बल्कि अमली इक़दामात का मुतालबा कर रही हैं। R&B डोडा के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर नासिर गनी से इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने मसले से लाइल्मी का इजहार किया और फिर बाद में उन्होंने सड़क की मरम्मत का यकीन दिलाया। वोट भी नहीं देंगे, वोट मांगने आएंगे, हम नहीं देंगे किसी को वोट, क्योंकि हमारा विकास हर हिसाब से बंद है। गुर्बत हो गई इलाके में, बच्चे पढ़ नहीं सकते। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, हम तो पढ़ा ही नहीं सकते हैं, हमारा कोई इंतजाम ही नहीं है पढ़ाने का। हमारी बेटियां तो मैट्रिक पास भी नहीं है, कैसे तरक्की करेंगे हमारे इलाके के लोग। हमें रोड नहीं है, नो रोड और नो वोट। 100 रुपया तो हम किराया देते तो हमने खाना राशन पानी कहाँ से खाना, फिर जब किराया देंगे तो राशन पानी कहाँ से खाना। तो हमें इतनी मुश्किलें आ रही है, या ऐसे पैसे खाते झाड़ू लगाते तो चले जाते, तक रोड नहीं बनेगी तब तक हम वोट नहीं देंगे। जब कोई लीडर यहाँ आता है तो वो कहता है आप वोट दे दो, हम आपकी रोड बनाएंगे, लेकिन आज तक नहीं बनी। तो हमारी जो महिला विंग है हमारे ये पंचायत हंगा का, तो इन्होंने कहा कि हम मर्दों को भी वोट नहीं देने देंगे। तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया, हम इनका समर्थन करते हैं। मेरे जो 2 केस थे तो वो रोड ना होने की वजह से एम्बुलेंस नहीं आ पाई, गाड़ी नहीं आ पाई, तो 2 बच्चों की डेथ हो गई। इस सरकार का क्या फायदा जब हमें रोड नहीं देगी। तो आज के बाद नो रोड नो वोट। महाराष्ट्र में जहां एक तरफ कांग्रेस और एनसीपी इत्तेहाद है तो दूसरी तरफ शिवसेना और बीजेपी ने बाहमी इत्तेहाद कायम किया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी तीसरा इत्तेहाद बनाकर रियासत के मुख्तलिफ इंतखाबी हलकों में अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। नांदेड़ पार्लिमानी हलका समाजवादी पार्टी के हिस्से में आया है। यहां से समाजवादी पार्टी ने सीनियर लीडर अब्दुल समद को अपना उम्मीदवार बनाया है। पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद अब्दुल समद ने अपने सैकड़ों कारकुनान के साथ एक रैली के जरिए तशहीरी मुहिम का आगाज किया। कांग्रेस और बीजेपी के बाद समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार मैदान में आने से सहरुखी मुकाबला हो गया है। मुद्दे ये हैं कि वही जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट सही तरीके से हज़ारों करोड़ नांदेड़ में आए, लेकिन आप देखेंगे कि पुराना शहर जैसे कि वैसा रखा गया और नए शहर में जहां अभी जंगल बसे हुए हैं वहां ड्रेनेज और रोड डाल दिए गए हैं। ज़ाया हुआ है डेवलपमेंट का जो पैसा आया हुआ है। और पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी का जुल्म, मॉब लिंचिंग, जो दलितों पर, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ हमें खुद लड़ना है। हमें अब किसी की उम्मीद नहीं रही है। हम खुद इंशाअल्लाह जो है सो बैलेट पेपर हमारा यूज कर हम जीत के आएंगे, हमारी जीत दर्शाएंगे हम। और इसी के साथ इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। आदाब।